हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। और कोई भी बच्चा जो नीट का एग्जामिनेशन देने जा रहा है वो बिना पीवाईक्यू लगाए जा ही नहीं सकता। अगर वो ऐसा कर रहा है तो हमारी गलती है। तो इसी सीरीज में हम लोग पहुंच गए हैं क्लास 12 के चौथे चैप्टर पे, जो कि है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आज मैं आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के पीवाईक्यूज कराऊंगा 2013 से लेकर 2024 तक। ध्यान से शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि हर फंडा आपका क्लियर हो जाए। सॉलिड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, पूरे कॉन्सेप्ट का इस चैप्टर के रिवीजन हो जाने वाला है। तो वेलकम टू अरविंद नीट चैनल। मैं हूं अरविंद सर। अपना एक अरविंद एकेडमी के नाम से भी चैनल है जो क्लास 12 फिजिक्स पे फोकस करता है। वहां बच्चे कहते हैं कि बड़ी सरल भाषा में आप फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो यही काम मैं अरविंद नीट चैनल पे करने वाला हूं, क्योंकि आपको रहता है फिजिक्स फोबिया। तो फिजिक्स में आपकी दिक्कत को मैं दूर कर दूं, इसलिए मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस, हार्डवर्क और सरल भाषा का इस्तेमाल करके फिजिक्स आपकी समस्या को दूर कर दूंगा। और जब आपके न्यूमेरिकल निकलने लगेंगे तो आपके सिलेक्शन को कौन रोक पाएगा। तो झट से कर लीजिए अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन, आपको ये पता ही है कि नीट फिजिक्स में बेहतर मार्क्स स्कोर करने के लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या है बेटा। एक क्लास 11-12 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, साथ में एनसीईआरटी के एग्जांपल्स 11-12 के, और 10 साल के बेटा पीवाईक्यूज। तो इन तीनों चीजों को अगर आप लगा के प्रैक्टिस कर चुके हैं तो गुड न्यूज है। और अगर आपने नहीं लगाया, आपको हेल्प चाहिए, तो मैंने आपके लिए क्या किया है, नीट संपूर्ण एक कोर्स बना दिया है। इसके अंदर मैंने एनसीईआरटी एग्जांपल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस क्लास 11-12 के वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके आपको दिए, एकदम इजी भाषा में। साथ में ही 10 साल के पीवाईक्यूज के भी वीडियोस नीट के आपको मिल जाएंगे। तो नीट संपूर्ण आपकी काफी मदद कर सकता है। अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो 1254 क्वेश्चंस हैं नीट संपूर्ण में, जिसमें से 634 क्वेश्चंस नीट के पीवाईक्यूज हैं, और बचे हुए 620 क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल एक्सरसाइज। तो ये नीट संपूर्ण लेकर आप अपनी पढ़ाई को, नीट फिजिक्स की प्रिपरेशन को काफी बेहतर कर सकते हैं। जो बच्चा नीट फिजिक्स, नीट संपूर्ण लेना चाहता है, वो अरविंद नीट ऐप को, ये नया ऐप स्पेशली आपके लिए बनवा दिया, नीट वाले बच्चों के लिए स्पेशल फोकस हो सके। तो अरविंद नीट चैनल, अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और वहां जाकर अरविंद नीट पर आपको स्टोर सेक्शन में ये नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा, उसको लेकर अपनी पढ़ाई को बढ़ा दीजिए। ये ऐप स्पेशली आपके ऊपर फोकस करता है, नीट वाले बच्चों के लिए। आगे बढ़ने से पहले अपना अरविंद नीट टेलीग्राम चैनल भी है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं आपको राइट डायरेक्शन और गाइडेंस देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों करते हैं नीट 2024 का ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा। इन एन आयरन बार ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंट M। कोई यहां पर एक रॉड है, ऐसे समझ लीजिए, इसकी लेंथ है L और मैग्नेटिक मोमेंट M है। इट इज बेंड एट ए मिडिल ऑफ इट्स लेंथ। यहां बीच से ये बेंड की जाती, सच दैट द टू आर्म्स मेक एन एंगल 60 डिग्री। इसकी इस तरह से बेंडिंग कर दी गई है 60 डिग्री पे, क्योंकि सेंटर से बेंड किए हैं तो ये आधा आधा, यानी ये L/2 हो जाएगा, ये भी L/2 हो जाएगा। ठीक। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस न्यू मैग्नेट, भाई यहां पे नॉर्थ साउथ बन रहा होगा, तो पोल स्ट्रेंथ अगर हम M मान लें तो पहले वाले का जो फॉर्मूला लगता है वो M/L होता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ। M क्या है, स्मॉल m, पोल स्ट्रेंथ, और L हो गई लेंथ। अब यहां पर हमको, क्योंकि इसकी पोल स्ट्रेंथ में तो कोई तब्दीली नहीं आई, नॉर्थ साउथ यहां है, इनके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। ये 60 डिग्री है, दोनों आर्म इक्वल हैं, तो ये भी 60-60 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, L/2 है कि नहीं। ये दोनों आर्म इक्वल थी तो ये एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर ये 60 है तो 120 ही तो बचा, आधा आधा 60-60, तीनों बराबर, यानी कि ये आर्म भी L/2 होनी चाहिए। अगर ये L/2 है तो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया, पोल स्ट्रेंथ इनटू बीच का इनका डिस्टेंस, तो ML/2, जो कि पहले वाले का M से आधा है। इस M का ये M/2 है। ये आंसर हो गया, यानी M/2 का मतलब है चौथे नंबर का ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं नीट 2024 का ये क्वेश्चन।
ये भी थ्योरेटिकल है। ए शीट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल। ये कोई यहाँ पर एक मैग्नेट होगा, मान लीजिए नॉर्थ है साउथ है, एक शीट आप रख दिए हो ऐसे, हॉरिजॉन्टल प्लेस है ऐसे। ए फोर्स इज नीडेड टू, अच्छा फोर्स की जरूरत है क्या करने के लिए भी देखते हैं। लिखा है होल्ड द शीट देयर इफ इट इज मैग्नेटिक। आपको शीट को यहीं रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये बात सही है, क्योंकि अगर शीट इफ इट इज मैग्नेटिक है तो या तो अगर ये नॉर्थ होगी तो रिपल्शन जाएगा, साउथ होगी तो चिपक जाएगी, इसलिए हमको एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। बात समझे? अगर शीट मैग्नेटिक है तो या तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, दोनों केस में वही रोकने के लिए फोर्स चाहिए। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही साबित हुआ। होल्ड द शीट इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक। अगर ये नॉन मैग्नेटिक है तो ये फोर्स ही इस पे नहीं लगाएगा, तो हमें फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा? हमें कोई जरूरत नहीं फोर्स लगाने की, तो ये फॉल्स है। होल्ड द शीट देयर इज इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक, ये बात सही नहीं है, क्योंकि इस पे फोर्स ही नहीं लगाएगा मैग्नेट नॉन मैग्नेटिक की स्थिति में। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। ये भी ट्रू है, अगर ये कंडक्टिंग हुआ तो आप जानते कि जो आयरन वायरन है उसको खींच लेता है ये। तो अगर हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इससे दूर ले जाना है तो ये अट्रैक्शन कर रहा है, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। तो नंबर 3 इज करेक्ट। नंबर 4, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर। अगर ये नॉन कंडक्टिंग और नॉन पोलर है तो ये इस पे फोर्स ही नहीं लगाएगा, तो इसको दूर ले जाने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो चौथा गलत है। तो पहला और तीसरा सही है, और पहला तीसरा का मतलब है आंसर नंबर 4 है। ये बात सही होगी, आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको क्लैरिटी दी है। एक मैग्नेट दूसरे पर फोर्स कब लगाता है? या तो वो सब्सटेंस मैग्नेटिक हो या वो कंडक्टर हो कम से कम, जिससे वो खींच सके, लोहा वगैरह, निकल वगैरह, ठीक है, स्टील। इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों लगाते हैं 2023 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफी आसान है, और देखिए कितनी आसानी से ये लग जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देते हुए। ए वायर कैरिंग ए करंट आई along the positive x axis। आप जानते हैं अगर एक्सेस बना लें, ये मैं x कह देता हूं, इसे मैं y कह देता हूं, इसे मैं z कह देता हूं। तो x एक्सेस की तरफ करंट फ्लो हो रही है, जिसका कंडक्टर जो है, इसका जो लेंथ है वो l है, सपोज करिए। करंट की डायरेक्शन भी इधर ही है। इट इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू और डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में है, तो दोनों इसके अंदर निहित है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, इस क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है इसलिए इस वायर पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो उस मैग्नेटिक फोर्स का ये वैल्यू पूछ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पे जो हम L क्रॉस B, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं उसकी कितना फोर्स उस पर लग रहा है। और यहां पर देखिए L वेक्टर है और L तो मैग्नीट्यूड है, तो L वेक्टर का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड L और डायरेक्शन के लिए आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। तो यहां पर आप लिख सकते हैं अब F इज इक्वल टू आई लिखिए, और L को लिख दीजिए L इंटू आई कैप। समझ पाए ना? क्रॉस प्रोडक्ट, और ये B वेक्टर है जो कि यहां दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 4k कैप। उम्मीद है बड़ी ही शानदार तरीके से समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं। आई एल तो स्केलर है, अलग कर लिया। आई क्रॉस आई करते हैं। यहां पर देखिए आई क्रॉस आई तो 0 होता है, आप जानते ही हैं। फिर ये आई को क्रॉस जे करेंगे तो आई क्रॉस जे क्या होता है? वो के कैप होता है। तो यहां पर वैल्यू आ गई 3k कैप। फिर आई को आप करेंगे के कैप से, तो आई कैप क्रॉस के कैप कितना होता है? माइनस जे कैप। ये आपको मालूम बिल्कुल होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस जे कैप। और आगे चलते हैं। ये लिखा आई एल, और यहां वैल्यू हो गई देखिए जे के में लिखना चाहें तो के लिए के ही लिख देते हैं, पहले क्या फर्क पड़ता है।
प्लस 4j कैप। अगर मैं इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके लिखूं तो f का वैल्यू हो गया, j को अगर पहले लिख लूं तो 4ILj कैप प्लस 3ILk कैप। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब ये पूछ रहे साहब इसका जो है मैग्नीट्यूड बताइए, तो मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे? इनके कंपोनेंट का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो 4IL ये प्लस 3IL का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, जैसे आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला करते थे। तो ये हो जाएगा, देखिए IL स्क्वायर, तो IL तो बाहर, और अंदर रहा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आप जानते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर पाइथागोरस से 5 आ जाता है, 5 का स्क्वायर आता है, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5IL। तो ये 5IL इसकी वैल्यू हुई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। इस तरीके से ये सवाल देखिए आसानी से हो जाता है, और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा आप ठीक तरीके से समझ पाए होंगे। मैं हटता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि पूरी बात आप समझ गए होंगे। मैं हटता हूं, इसे आप नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल। ये काफी आसान है, लेकिन ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर एंड 100 टर्न्स पर मिलीमीटर, if 1 ampere current flows in the solenoid, the magnetic field strength at the center of the solenoid is। आप यहां ध्यान रखिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आती है सोलेनॉइड के सेंटर पे, म्यू नॉट NI के बराबर होती है, और N होता है लीनियर टर्न डेंसिटी, मतलब कि एक यूनिट लेंथ पर कितने टर्न्स हैं। तो यहां पे बात करेंगे N की वैल्यू जो दे रखी है, दे रखा है 100 टर्न्स हैं 1 मिलीमीटर पर। 1 mm की बात कर लें, इसको मीटर में चेंज करना है, तो 100 इंटू 10 की पावर 3 पर मीटर हो गया। ये N की वैल्यू हो गई यहां, और I यहां दे रखा है 1 एम्पियर, तो म्यू नॉट हमको पता ही रहता है। अब यहां पर हम वैल्यू लगा देते हैं, इनकी वैल्यूज यहां पे डाल दीजिए, और B क्या रहा, म्यू नॉट लिख दीजिए, तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये तो हो गई म्यू नॉट। N की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 5 लिख दीजिए यहाँ। N की वैल्यू हो गई 10 की पावर 5, और I की वैल्यू 1 है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो ये देखिए हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -2, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 12.56 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला आपका आंसर आ जाएगा। और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका बन रहा है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा आसान है। मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल। तो यहां पूछा है, फ्रॉम एम्पियर सर्किटर लॉ फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग स्टेडी करंट, the variation of the magnetic field in the inside and outside the region of the wire। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन नीट में कई बार रिपीट किया गया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये बोल रहे हैं कि जैसे एक वायर ले लीजिए, ऐसे आप, ये वायर है, मोटा सा बनाया है वायर, और इसका ये एक्सेस हो गया, तो इस एक्सेस से इसकी रेडियस है बेटा, ले लो कैपिटल R, और इस एक्सेस से जब R आप रहते हो अंदर, इससे छोटा इनसाइड, और R जब रहते हो बाहर, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। इस केस में क्या है, पहले वाले केस में, इस केस में R इज लेस देन कैपिटल R, इसमें क्या है, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, आउटसाइड इनसाइड, समझे। तो मैं फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं, इसका फॉर्मूला आप याद करके रखिएगा कि B इनसाइड की हम बात करें, तो B इनसाइड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट IR अपॉन 2 पाई R स्क्वायर। ये कब की कहानी है, जब ये स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी है, यानी इनसाइड की बात कर रहे हैं। उम्मीद है समझ में आई बात। तो B इनसाइड यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। किस केस के लिए, इनसाइड के केस के लिए। आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, B आउट लिख देता हूं, तो B आउटसाइड फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R।
ये कहानी होती है आर इज ग्रेटर देन आर के लिए, यानी आउटसाइड के लिए। तो ये याद रखिएगा, कई जगह इस्तेमाल होगा ये। और यहां पर बी आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r है, कब के लिए? आउटसाइड के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, इसी पर सवाल यहां पर बना है और हम इसको एनालाइज कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है। यूनिफॉर्म एंड, ये कह रहा है अंदर और बाहर यूनिफॉर्म रहता है और कांस्टेंट रहता है, तो गलत है। कांस्टेंट कहाँ है? आर के हिसाब से बदल रहा, 1/r से हिसाब से बदल रहा, कांस्टेंट नहीं है। ए लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर, कह रहा है यहां से यहां तक लीनियरली इंक्रीजिंग है, ये सही लिखा हुआ है इनसाइड, अच्छा। एंड देन लीनियरली डिक्रीजिंग फॉर द आउटसाइड, आउटसाइड लीनियरली डिक्रीजिंग नहीं है, 1/r से है, इनवर्स है उसका, गलत हो गया ये। नंबर 3, ए लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर, तो ये सही है। अंदर से इसकी बाउंड्री तक जाओगे तो ये लीनियरली इंक्रीजिंग है, सही है। आगे देखते हैं। देन डिक्रीजिंग 1/r डिपेंडेंस फॉर द आउटसाइड रीजन, ये सही है क्योंकि आउटसाइड रीजन के लिए 1/r पे डिपेंड करता है। तो आंसर सी इज द करेक्ट वन। पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ये कई 2-3 बार आ चुका है, तो जल्दी आगे मौका पड़ा तो करेंगे। ए लीनियरली डिक्रीजिंग पढ़ने की जरूरत नहीं, तो मेरे ख्याल से हो जाता है यहां पर, यही सही है। एक ही करेक्ट आपके यहां होता है, मल्टीपल करेक्ट नहीं आता, नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल, और ये है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट वाला सवाल है। ये लिखा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या है? बायो-सावर्ट्स लॉ gives us the expression for the magnetic field strength of an infinitesimal current element IDL of a current carrying conductor only। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो बायो-सावर्ट लॉ होता है dB, वो आप कैसे लिखते हो? μ0/4π I dl क्रॉस r/r³। तो ये जो देता है ना आईडीएल, जो करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से ये जो आप फिगर बनाते हैं, इसमें मान लीजिए ये पोर्शन है आईडीएल, इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है किसी पॉइंट पर, वो आप बताते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है ना। आगे स्टेटमेंट 2, बायो-सावर्ट्स लॉ इज एनालॉगस टू द कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज Q, ये भी बात ठीक है। आगे विद द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई स्केलर सोर्स है, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि कह रहा है कि जो बायो-सावर्ट्स लॉ में जो आपकी फील्ड पैदा हो रही है वो स्केलर सोर्स से है, स्केलर सोर्स से नहीं है। आईडीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है। तो बायो-सावर्ट लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो वेक्टर सोर्स से बनता है, जबकि कूलम्ब्स लॉ में स्केलर सोर्स से बनता है, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ई की वैल्यू लिखेंगे तो आईडीएल वाइल द लेटर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द वेक्टर सोर्स Q, ये वेक्टर थोड़ी होता है Q तो स्केलर है, और आईडीएल क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 S1 इज करेक्ट या ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसके हिसाब से यहां पर अगर आप देखें तो बोथ स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट गलत, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इनकरेक्ट गलत, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, आंसर नंबर सी। तो ये आप इंपॉर्टेंट तरीके से समझते रहें, जैसे कि बाल की खाल निकाली जाए तो आप भी प्रेम से निकाल लें, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2021 का सवाल, और 2021 का सवाल देखिए ये रहा। लिखा है एक थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस r कैरीज करंट I यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड Br ड्यू टू द केबल विद द डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस। ये सेम ऐसा सवाल है जो एक बार और मैंने कराया था। ये एक केबल है, इसमें करंट I जा रही है, ये इसकी एक्सिस है, और जो R है इनसाइड आउटसाइड, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है। तो आप जानते हैं B की वैल्यू इनसाइड में
मैं आई लिख देता हूं इनसाइड के लिए, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ये इसकी रेडियस है। ये कब है? आर इज लेस देन कैपिटल आर में। और यहां पे आता है बी आई प्रोपोर्शनल हो जाता है आर के, और बी आउट की बात की जाए तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जब आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा है, यानी बी नॉट जो है प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के। तो आप देख पा रहे हैं इनसाइड और आउटसाइड की कहानी क्या है। इससे साफ तौर पे ग्राफ नंबर डी सही होता है, क्योंकि शुरू में देखिए इनसाइड पर प्रोपोर्शनल आर है, तो स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए ओरिजिन से जाती हुई, तो ये स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये है जाती हुई। अच्छा रुको, अब उसके बाद आउटसाइड में 1 अपॉन आर, तो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलना चाहिए, जो सीधी चली गई है, तो ये गलत हो गया है। ये देखिए ये यहां तक, यहां का मतलब ये पॉइंट कौन सा होता है? जब आर बराबर आर होता है। तो ये इनसाइड में लीनियरली बढ़ी, जैसे कि ये दिखाई पड़ रहा है, और उसके बाहर ये b इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर हो गई आउटसाइड, और यहां के लिए हो गया b इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ पाए होंगे। इसका आंसर हो जाता है यहां पर डी बेटा। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2021 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए लिखा है यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A एंड रेजिस्टेंस R इज wound up as a current carrying coil in the shape of an equilateral triangle। ऐसे इधर चलो यहीं सही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है? A। एक तो ऐसे इसको कॉइल कर दिया है, और फिर स्क्वायर शेप में भी कर दिया है, दो तरीके से इसको, कि ये स्क्वायर हो गया जिसकी सारी साइड भाई साहब बराबर होती हैं, 1/2 सोलेनॉइड और स्क्वायर के लिए। ऐसे इस वायर को लपेट दिया गया है ना, लपेट दिया। द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल इन ईच केस रेस्पेक्टिवली आर। जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होगा NIA। ये हमें सोलेनॉइड के लिए और स्क्वायर के लिए बेटा निकालना है। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कितने टर्न्स हैं इसके अंदर। दूसरा एरिया, आई तो दोनों में सेम लेके चलेंगे, आई इन्होंने कहा है तो ठीक, नहीं कहा तो सारे एक्सप्रेशंस में आई दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए पहली बात, इसका मैं कलर बदल लूं, पहले मैं एरिया लिख देता हूं इसका, क्योंकि एरिया हमको चाहिए। तो इसका एरिया होता है √3/4 A स्क्वायर। ये आपने क्लास 8, 9, 10 में सब पढ़ा है एरिया। इसका एरिया बात करें तो कितना हो जाएगा भाई? स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां पर लेंथ थी टोटल वायर की 12A, और इसको आप घुमाए हो, तो यहां पर इसकी लेंथ क्या है इस समय? A। इसकी इस समय लेंथ है 11, कह दीजिए 3A के बराबर। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? 12A टोटल लेंथ थी 12A, और इसकी एक की लेंथ है 3A, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? 4। यहां बात करें इसकी L2 की लेंथ कितनी है, तो ये 4A है, A 4 बार, तो 4A। तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? टोटल लेंथ थी 12A और एक में घूमा 4A, तो इसकी वैल्यू हो गई 3। बढ़िया, आप समझ पाए होंगे। अब हम निकाल लेते हैं ट्रायंगल के लिए। मैं M ट्रायंगल लिख देता हूं, MT मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ट्रायंगल के लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। N की वैल्यू हो गई 7, 4, आई तो आई रही, और एरिया हो गया यहां पर √3/4 A स्क्वायर। ये 4 से 4 गया कट, तो वैल्यू क्या आ गई? √3IA स्क्वायर। कितना देखो आसान है, बस थोड़ा प्यार से समझ जाओ। और ये स्क्वायर की बात हम कर रहे हैं, तो ये n की जगह कितना वैल्यू रही बेटा? 3 स्क्वायर के केस में, तो 3। करंट तो आई ही रही, और एरिया रहा इसका A स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई 3IA स्क्वायर। बस आंसर मैच कर लो। अब रह क्या गया इसके अंदर? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल √3IA स्क्वायर होना चाहिए, गलत है ये सही है, ये सही ऑप्शन हो गया आंसर बी। देख लीजिए आप, आंसर बी इज द करेक्ट वन, क्योंकि ट्रायंगल के लिए √3IA स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर के लिए बेटा देखिए तो 3IA स्क्वायर 3IA स्क्वायर हो गया।
बिल्कुल आराम से। और देखिए ये कहीं आप ऐसे शांति से प्रैक्टिस कीजिए, चमत्कार होगा। पढ़ते रहिए, मतलब नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2020 का सवाल। ये काफी आसान है, देखिएगा बड़े आसानी से हो जाएगा। लिखा है ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरीज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। बड़ी अच्छी बात है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इज। अब ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड होता है म्यू नॉट एन आई, और जैसा मैंने बताया था एन होता है लीनियर टर्न डेंसिटी, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। अब इसी का इस्तेमाल कर लीजिए, तो आप वैल्यू रख सकते हैं। अगर इसी को चलो पुट कर दो, लगे हाथ यहीं निपटा देंगे। म्यू नॉट स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई। तो म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन कितने हैं? 100 हैं जहां तक, तो इसकी वैल्यू रखी 100, और आई थी 2.5 एम्पियर, और लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो आधा 0.5 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये सॉल्व करोगे, देखिए काफ़ी वैल्यू कट जाती है। ये डेसिमल हटा, 5 से काटा 25 आ गया, और ये 4 पाई इंटू 10 की पावर, ये 2 जीरो से मार दो तो -5 बचा, ये रहा 25। तो 25 इंटू यानी 100 पाई इंटू 10 की पावर -5, 2 जीरो एडजस्ट कर दो तो पाई इंटू 10 की पावर -2। मेरे ख्याल से सब दुरुस्त लिखा हुआ है, 25, ठीक है। अब ये वैल्यू आ रही है 3.14, 4 पाई 100 2.5 लिखा तो सही है, पॉइंट है 55, यो हो 5 से काटोगे भैया 5 आएगा, क्या करते हैं आप, है ना। इसको जरा फिर से हटाओ, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो ये 5 से काटा 5 आ गया, और ये 2 जीरो 5 चौक 20 पाई आ गया, और यहाँ वैल्यू आ गई 10 की पावर -5। तो 20 पाई इंटू 10 की पावर -5 है, एक जीरो को एडजस्ट कर दो इससे, तो ये 2 पाई हो गई, और 10 की पावर -4, 3.14 का डबल 6.28 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। ये देखिए आपका आंसर हो गया, और ये आंसर कौन सा है? आंसर है ए। तो ये आपका क्वेश्चन यहां पर 2020 का क्वेश्चन हो जाता है, इसको नोट कर लिया जाए। तो बच्चों लगाते हैं 2019 का सवाल। ये इंटरेस्टिंग सवाल है, कुछ बातें मैं बताऊंगा तो सरल लगेगा। तो ये रहा 2019 का सवाल। यहां बोला गया स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई, ये आई देखिए करंट आ रही है यहां से, स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स एज शोन इन द फिगर। एक पार्ट देखिए यहां से स्प्लिट होके ऐसे चला गया है, ऐसे घूमते हुए ये इस तरफ यहां तक, और दूसरा पार्ट है इस तरफ से। ये कलर को बदल लूं जिससे आप पार्ट को फर्क कर पाएं। ये दूसरा पार्ट इधर जा रहा है, इसमें करंट गई है I1, इसमें करंट गई है I2। देख पाए ना यहां से, और फिर यहां मिली है आके, और वापस ये दोनों निकले हैं। कि तीसरा कलर ले लेता हूं, ऐसे वापस फिर से I बन के निकल गए। उम्मीद है आप पहचान पा रहे होंगे कि कार्यक्रम हुआ क्या है। तो द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज R। इसकी जो रेडियस है बेटा वो R है। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर P ऑफ द लूप, इस सेंटर P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है ये बताइए। तो पहले ना हमको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि जो एक पार्ट ऑफ लूप होता है वो सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि मान लीजिए एक पार्ट ऑफ सर्किल है, ऐसे कह लीजिए, जिसका ये जो एंगल मान लीजिए थीटा है, ये रेडियस मान लीजिए R है, इसमें बहने वाली करंट I है। तो इसकी वजह से इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बनता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ये R है तो R लिख दो इंटू थीटा। इस फॉर्मूले की पहले आपको पहचान होनी जरूरी है कि ये जो आर्क है, ये आर्क सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अगर वो सेंटर पर थीटा एंगल बनाता है। तो आप समझ गए पहली बात तो ये। दूसरी बात यहां देखिए इंटरेस्टिंग आपको बताऊं कि ये जो पोर्शन है यहां पे नाम दे दीजिए A, इसको दे दीजिए B, इसको C लिख दो, इसको D लिख दो। ACB, ये देखिए ACB एंड ADB आर इन पैरेलल।
ये दोनों पैरेलल में है, आपको दिख रहा है पैरेलल में क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट का जो पोटेंशियल है दोनों के लिए सेम है और फाइनल पॉइंट का भी पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है, इसलिए दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब होते हैं तो वोल्टेज बराबर रहते हैं, यानी V1 बराबर V2 हो जाएगा। एक का 1 मान लो, एक का 2 मान लो, तो V1 कितना होता है, करंट I1 इंटू R, रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो ये रही भाई I1 और ये रही करंट की वैल्यू, मैं सीधे लिखूं पहले तब आप समझ पाओगे। ये लिखा I1 और रेजिस्टेंस ऑफ दिस ACB इज इक्वल टू I2 रेजिस्टेंस ADB। थोड़ा सा नीचे चलें या इधर ही खिसका लेते हैं अभी, चलिए। अब यहां पर I1 अपॉन I2 कितना हो गया बेटा, ये हो गया ADB अपॉन RACB। अब आप जान ही रहे हैं यहां पर देखिए, ये जो रेजिस्टेंस होगा सेम मटेरियल का बना है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, रो सेम है, लेंथ ही फर्क है। और ये जो लेंथ है इतनी, ये 3 गुना है इससे। ये देखिए 3 क्वार्टर सर्किल चल रहा है, ये 1 क्वार्टर सर्किल चल रहा है, तो इसकी वैल्यू यहां पे क्या हो गई 3 अपॉन 1। ये 3 गुना हो गया, ये 1 गुना, क्योंकि इसकी लेंथ 3 गुना थी, इसकी लेंथ 1 गुना थी, लेंथ के प्रोपोर्शनल मैंने लिख दिया है। तो यहां से एक रिलेशन आपको मिल गया, कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिया। ये यहां पे चेक करें, RCB, I1 लिखा और इसको ACB लिखना था, सही लिखा है। I2 लिखा और इसको लिखना था ADB, ये भी सही लिखा है। I1 लिखा, I1 अपॉन I2, ADB, अच्छा ये छोटा है, 1/3 आया है। ये RADB है ना, तो RADB छोटी वाली लेंथ है और ये 3 गुना बड़ी लेंथ है। अब यहां से जो वैल्यू आई वो आई 3I1 बराबर I2। एक रिलेशनशिप हमको मिल गई जिसका हम इस्तेमाल करेंगे अभी, ठीक। अब हम इस आर्क ACB से कितना यहां पर B बन रहा है और इससे कितना बन रहा है निकालेंगे यहां पर। तो मैं लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ACB में ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, ACB। तो ये फॉर्मूला लगा दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट था I, रेडियस है R और थीटा कितना है 270, यानी 3 पाई बाई 2 है ना, 270 है ना एंगल। ये देखिए कलर दिखेगा नहीं आपको, जैसे ये देखिए, ये जो एंगल है ये कितना है 270, 3 पाई बाई 2। अच्छा, और ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, देखिए ऐसे करेंगे तो अंदर की तरफ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा है, अंदर की तरफ। ये देखिए राइट हैंड लिया, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में उंगली घुमाई, ये अंदर जा रहा है अंगूठा, तो ये अंदर की तरफ है। समझ में आई होगी बात, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। दूसरी बात करता हूं मैग्नेटिक फील्ड, ये दूसरा वाला जो हो गया ADB, इसका मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूं ADB। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R और थीटा कितना है इसका, पाई बाई 2। ये एंगल 90 है, देखिए दिया हुआ है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऐसे आपने लूप घुमाओगे तो अंगूठा बाहर की तरफ, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया बाहर की तरफ। ये देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। बड़े में से छोटा घटा देते हैं, बड़ा ACB ही नजर आ रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू यहां पर 3 पाई है। तो हम B नेट लिखते हैं, कलर कोई और इस्तेमाल करना चाहेंगे। अगर मैं B नेट की बात करूं तो मैं लिख देता हूं BACB माइनस BADB। ये देखिए, ये किसी में से कोई घटा दो, माइनस प्लस चेक हो जाता है, लेकिन मुझे यहां दिख ही रहा है कि ये एक्सप्रेशन सेम है, 3 है ऊपर, तो ये बड़ा है ना, तो मैं बड़े में से छोटा घटा दे रहा हूं। इतना तो प्रैक्टिस आपको भी हो ही गई होगी कि ये देखिए सब कुछ सेम है, 3 लिखा तो ये बड़ा है, तो यहां पर वैल्यू घटाई आपने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R 3 पाई बाई 2 माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R इंटू पाई बाई 2। अब जो कुछ है वो कॉमन ले लो इसमें से, तो कॉमन आ गया कितना, म्यू नॉट, ये पाई चाहो तो काट दो यहाँ से, ये कितना कट रहा है, ये पाई उड़ा दो यहाँ से और ये पाई भी यहाँ से उड़ा दो, तो ये आ गई वैल्यू म्यू नॉट I
अच्छा, ये दोनों में आई का फर्क था, ये पहले वाले में था I1 बेटा और दूसरे में था I2, तो यहां पर वैल्यू आएगी I1 की, यहां आएगी I2 की। तो यहां पर आ गया म्यू नॉट अपॉन 4/r, अंदर आ गया 3/2 I1 माइनस यहां वैल्यू आ गई I2 अपॉन 2। देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं, I1 I2 लिख दिया है वापस। अब यहां पर आप देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज, ऊपर हम लोगों ने जो वैल्यू निकाली थी यहां ऊपर चली गई, मैं इसको नीचे लाता हूं दिखाने के लिए। 3I1 बराबर I2, ये हमको रिलेशन पता है कि 3I1 बराबर I2 है, तो हम मैं I2 की जगह ये वैल्यू रख देता हूं, तो ये वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 3/2 I1 माइनस 3 वैल्यू पुट की तो 3I1 माइनस अपॉन 2, ये दोनों वैल्यू 0 है तो आंसर, ये दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर आ गया 0। बात ही खत्म, ये आपका आंसर है। आपको दिख रहा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ी और ये ऑप्शन नंबर ए आ गया इसका। ये देखिए ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया 0। इस तरीके से सवाल कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। एक अच्छा सवाल है जो आपको मैं धीरे धीरे पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूं, जैसे केवल सवाल ही ना हो, आप मुद्दे की बात भी पकड़ पाए। मैं हटता हूं, नोट किया जाए इसको। उम्मीद है पॉज करके नोट किया होगा। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ये सारे सवाल एकदम आपके लिए क्या बोलते हैं, डायमंड टाइप के हैं, इसको ध्यान से देख लिया जाए और नोट कर लिया जाए। तो बेटा 2019 का सवाल करते हैं हम लोग, और ऐसे सवाल देखिए आ ही चुके हैं पिछले कई सालों में नीट में, फिर ये रिपीट है। ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर, ये वही चीज पूछ रहे हैं, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर हो गया जिसकी रेडियस r बना दीजिए। r इज कैरिंग ए कांस्टेंट करंट, इसमें करंट कैरी हो रही है I। द प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B विद द डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। यहां से आप बात करें तो ये पहले D हो जाएगा यहां इनसाइड और D हो जाएगा आउटसाइड, बता दीजिए। तो ये हम बहुत अच्छी तरीके से कई बार कर चुके हैं। जब B इनसाइड आप लिखते हो तो इनसाइड की कहानी में क्या लिखते हो, म्यू नॉट ID, D क्योंकि डिस्टेंस हो गई है 2 पाई r स्क्वायर, ये इनसाइड I मतलब। आउटसाइड जब लिखते हो तो क्या लिखते हो, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d, ये कहानी किसकी है, आउटसाइड की, समझ रहे होगे। तो यहां पर आता है इससे B इनसाइड प्रोपोर्शनल टू D, और यहां आता है B आउटसाइड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D। और इसको देखते हुए इनसाइड में D के लीनियर प्रोपोर्शनल, तो ये पहले ही गलत हो गया, ये पहले ही गलत हो गया। ये दो की पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये r इजकल टू r तक लीनियरली बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद आप जानते ही हैं कि 1 अपॉन d के प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा हाइपरबोलिक ग्राफ, यानी ऑप्शन डी से। ऐसा कर चुके हैं, आ चुका है नीट में पहले भी। तो ये रहा आंसर नंबर डी, और इसको आप नोट कर लीजिए, क्लियर है सवाल ये। तो बच्चों करते हैं 2019 के सवाल। ये देखिए बहुत ही आसान सवाल है ये। बोला है आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स एंड अल्फा पार्टिकल्स with same momenta enters perpendicular to a constant magnetic field B। ठीक है, मोमेंटा सिंगुलर वर्ड है, मोमेंटम प्लूरल वर्ड है। और हाइड्रोजन एटम और अल्फा पार्टिकल में क्या रिश्ता होता है अभी आपको बता भी देते हैं, मालूम है आपको वैसे। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द पाथ, ये RH इज टू R अल्फा पूछा है, ये कितना होगा पूछा है। तो पहले तो आप देखिए चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है उसका डबल यानी 2e के बराबर, या हाइड्रोजन का डबल चार्ज कह दीजिए आप। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन कह दीजिए। ये 2p लिख दो, चलो यहाँ प्रोटॉन पे पाए जाने वाला QP लिख देते हैं, 2e। ठीक, अब दूसरी बात, जब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में घुसते हैं ये लोग, तो ये गोल गोल चक्कर मारते हैं जब तो उसमें उसको जो सेंटीपीटल फोर्स मिलता है mv²/r, वो मिलता है QVB से। तो V से V काटोगे तो यहां पर R की वैल्यू क्या आ जाएगी, mv/QB। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने 2 स्टेप करके आपको दिखा दिया है। यहां पर अगर सारी वैल्यू सेम है, mvb सेम है, तो Q के प्रोपोर्शनल R हो जाएगा, जैसा इन्होंने बोला है। ये mv सेम है, देखिए सेम मोमेंटा, सेम मोमेंटा का मतलब है mv
सेम। तो यहां से निचोड़ निकला कि R इज प्रोपोर्शनल टू Q, यानी RH अपॉन R अल्फा की बात करें तो आप लिखोगे Q अल्फा अपॉन Q हाइड्रोजन, इसी का उल्टा इसी बेसिस पर। अब ये Q अल्फा और हाइड्रोजन से जो चार्ज होता है वो होता है डबल, तो 2/1 आपका आंसर आ गया, और ये आंसर है आपका B। ये बहुत बेसिक सवाल है, काफी पूछा जाता रहता है, हर जगह टहलता रहता है, तो इसको कर लीजिए, आंखें बंद करके सही कर लेंगे आप, नोट कर लिया जाए इसको। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफी, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेसिकली। तो लिखा है ए मेटेलिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ 0.5 किलोग्राम पर मीटर इज लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ऐसे कोई इंक्लाइंड प्लेन है देखिए, जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और उस पे जो मेटेलिक रॉड है वो इस तरीके से रखी, इसका क्रॉस सेक्शन आपको ऐसे दिख रहा है, ये रॉड ऐसे है, ये रॉड ऐसे समझ लो, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, और कोई चीज दिख नहीं रही है। ये इंक्लाइंड, ये मान लीजिए ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, ये ऐसे रखी है रॉड, तो आपको ये हिस्सा दिख रहा है, या असल में ऐसे है, बात समझे, ये इंक्लाइंड प्लेन है देखिए, और ये रॉड रखी है ऐसे, असल में ये ऐसे है, ठीक। अब यहां पर आपने ये रॉड रखी है, और रॉड रखी है तो इसका मास तो नीचे हमेशा काम करता है, यानी वेट mg तो नीचे ही काम करेगा। अभी हम कंपोनेंट दिखा रहे हैं, आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। द रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन, ये रॉड स्लाइड डाउन ना हो बाय फ्लोइंग ए करंट थ्रू इट, इसके अंदर हम करंट फ्लो कर रहे हैं, इसके अंदर हम करंट फ्लो कर रहे हैं। When magnetic field of induction 0.25 टेस्ला is acting on it in the vertical direction, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये B काम कर रहा है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसके अंदर देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लग रहा है, करंट इसमें फ्लो कराएंगे, तो इसमें फोर्स की बात अगर हम करें, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और करंट आपकी अगर ऐसे फ्लो करेगी तो ये इधर फोर्स लगेगा तो लुढ़क जाएगी, हमें ऐसे करना पड़ेगा। देख पा रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ, और ये फोर्स, तो ये फोर्स लगा इधर। करंट कैसे है, इसके इस साइड करंट है, ये आई, ये इस तरह का रखा है यहां पर, ये सिलेंडर आपको समझाया मैंने, बात पकड़ लिए होगे, तभी बैलेंस। अगर फोर्स इधर लग जाएगा, उल्टी करंट फ्लो करा दोगे तो ये लुढ़कना शुरू हो जाएगा नीचे, बैलेंस नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसके कंपोनेंट भी इधर ही आएंगे सब। तो हमें इसके अंदर ये जो ऐसे लटकाया है, इसमें करंट अंदर की तरफ जानी चाहिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ये करंट अंदर, और ये फोर्स अंदर की तरफ। खैर आप इतना समझे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो जो फोर्स मैंने दिखाया वो फोर्स इधर लगा, और फोर्स लगेगा कितना, ILB, क्योंकि साइन थीटा में थीटा तो हो गया 90 डिग्री, क्योंकि करंट और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ये बात यहां पर आप पकड़ पाए होंगे। अब यहां पर क्या, ये स्लाइड ना करे, इसलिए स्लाइड ना करने के लिए मैं इस वाले को हटाता हूं, एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, इसलिए इसका एक कंपोनेंट ले लीजिए इस तरफ। आप जानते ही ये कंपोनेंट होता है ऐसे, जिसे आप लिखते हो mg cos थीटा। ये अगर 30 है तो ये 30 है, तो ये 30 है, तो ये cos 30, और इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा mg sin 30। तो mg sin 30 को एक बैलेंस करने के लिए कंपोनेंट चाहिए, तो इसका कंपोनेंट इधर लगना चाहिए एक, और ये एंगल अगर 30 है तो ये 90 है। आप ये देखिए यहां पर ये हॉरिजॉन्टल है, और ये खींच दीजिए 30, तो ये भी 30 बन जाएगा, और ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। ये देखिए ये लाइन पैरेलल है, तो दिस एंगल इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये यहां पर वैल्यू, इसका कंपोनेंट हो गया ILB cos 30 डिग्री। अगर ये दोनों आपस में बैलेंस कर लें तो स्लाइड नहीं करेगी, क्योंकि स्लाइड कराने के लिए यही जिम्मेदार है। इस फोर्स को तो इसके रिएक्शन फोर्स ने बैलेंस कर दिया है, ठीक। तो यहां पर होना चाहिए mg sin 30 इज इक्वल टू ILB cos 30। उम्मीद है ये पूरी बात आप पकड़ पाए होंगे। अच्छा, दूसरी बात देखते हैं यहां पर
कि करंट पूछी ना, करंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो आई लिखा है यहां पर। अब यहां हो गया देखिए mg, और यहां वैल्यू आई LB और sin 30 अपॉन cos 30। एक कदम और आगे चलते हैं। m/l की वैल्यू दे रखी है विच इज 0.5 किलोग्राम पर मीटर। तो ये m/l हमको पता है 0.5 किलोग्राम। रही g की बात तो 9.8 ले लिया जाए। रही b की बात तो मैग्नेटिक फील्ड बोला है 0.25 टेस्ला है। और ये हो गया 1030, क्योंकि साइन 30 अपॉन कॉस 30 1030 होता है। तो ये काटोगे, इसको डबल करोगे तो आ जाएगा 0.5। तो ये वैल्यू आ गई 2 कटने के बाद, समझ गए होंगे इतना। और ये वैल्यू कितनी आ गई, इसका डबल कर दीजिए तो 9 का 18 और 19.6। और ये वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ये होता है 19.6 अपॉन 1.732। आप डिवाइड कर लीजिएगा और डिवाइड करके वैल्यू आएगी 11.32 एम्पियर। और ये रहा आपका आंसर। तो 11.32 आंसर है डी का। ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही यहां पर हो गया। इस तरह से इसको नोट कर लिया जाए, एकदम क्लैरिटी मिल जाती है सवाल में। तो बच्चों करते हैं 2018 का सवाल। ये रहा 2018 का क्वेश्चन। बहुत ही आसान सवाल है, आसानी से आप इसको कर लेंगे। लिखा करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर is 5 division per milliampere and its voltage sensitivity, angular deflection per unit voltage applied is 20 division per volt. The resistance of the galvanometer आपको पता करना है। देखिए जो करंट सेंसिटिविटी होती है IS गैल्वेनोमीटर की, वो होती है NBA अपॉन K, और जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है गैल्वेनोमीटर की वो होती है NBA अपॉन K इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूले आपने याद कर रखे होंगे। इन दोनों को अगर रिश्ता आप मिला दें तो आप क्या कह सकते हैं कि Vs इज इक्वल टू इतनी की जगह आप Is पुट कर दीजिए, Is अपॉन Rg। अब आपको Rg निकालना है तो Is अपॉन Vs हो गया। Is की वैल्यू कितनी हो गई 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, और दूसरी वैल्यू रही Vs की वैल्यू की बात कर दें तो 20 डिवीजन। तो बच्चों यहां पे देखिए ये वैल्यू दे रखी है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। अगर आपको एम्पियर में चेंज करना है तो 5 लिखिए, डिवीजन लिखिए, और इस मिली एम्पियर को लिख देंगे 10 की पावर -3 एम्पियर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 10 की पावर 3 डिवीजन पर एम्पियर। और ये तो SI सिस्टम में दे ही रखा है। तो यहां पर जो वैल्यू लिखोगे ये लिखोगे 5 इंटू 10 की पावर 3 और नीचे आ गया 20 SI सिस्टम में, जैसा आप देख पाए हैं। अभी चाहो तो काट पीट लो, चाहो क्या मतलब काट ही लो। ये 3 जीरो लगाया और यहां 20 लगाया, ये कट गया 500 अपॉन 2 यानी 250 ओम का आपका आंसर आ चुका है। और ये ऑप्शन है यहां पर सी। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, कहीं मिली एम्पियर वगैरह छूट जाएगा तो सवाल में गलती होने के चांसेस बन जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा करते हैं 2017 का सवाल। ये रहा 2017 का क्वेश्चन। बहुत ही आसान सवाल है, समझ लेंगे तो। लिखा है एन अरेंजमेंट ऑफ द 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स। ये स्ट्रेट वायर्स हैं। कैसे स्ट्रेट वायर है, ये डॉट बनाए ना, यानी आपके बाहर की तरफ इसमें करंट है। ऐसे स्ट्रेट वायर है और करंट ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे दिखाने का तरीका है। दूसरा वायर यहां है, ऐसे बना है। तीसरा वायर यहां पर ऐसे है, ऐसे वायर जा रहा है, करंट ऐसे जा रही है जैसे डायरेक्शन बना है। डॉट का मतलब आउटवर्ड और इनवर्ड होगा तो क्रॉस। प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे हैं जैसा दिखाया गया है। कैरिंग सेम करंट आई, सब में करंट की वैल्यू जो है वो आई है। अलोंग द सेम डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर बी, इस पे निकलने वाला फोर्स हमको निकालना है। देखिए आपको ये पता होगा, मैं याद दिला दूं कि 2 पैरेलल वायर्स जब होते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस डी या आर कुछ भी कह दीजिए, करंट हो गई I1 और I2, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो उस पर लगता है
वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे और आपको आना चाहिए। अब देखिए इस सब में करंट सेम है, तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लगेगा, सेम करंट होती है तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स लगेगा F इधर। ये भी सेम डायरेक्शन में करंट है तो फोर्स लगेगा F इधर। दोनों फोर्स सेम होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि I1 I2 सब में बराबर है और D भी बराबर है, तो बोथ फोर्स विल बी सेम। तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, दो फोर्सेस जब भी लगते हैं, मान लीजिए ऐसे लग रहा है एक फोर्स F और 90 डिग्री पर एक फोर्स लग रहा है F, तो इसका रिजल्टेंट हो जाता है, इसके बीचों बीच से जाता है F√2। पता है ना, पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए, F² + F² का अंडर रूट, ये तो कई प्रैक्टिस किए होंगे। तो दो अगर सेम फोर्सेस लग रहे हैं मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उसका रिजल्टेंट होता है F√2। यानी एक F निकाल दो, उसी का √2 कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं। F हमने क्या लिखा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसे मैं इस F की जगह चाहो तो स्मॉल f लिख दो, बेसिकली ये स्मॉल f है। मैं इसको स्मॉल f ही लिख देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। बात समझ में आ रही होगी चकाचक। तो स्मॉल f की वैल्यू क्या हो गई, फॉर्मूला लगा दीजिए म्यू नॉट 2 पाई I1 I2, तो I1 इंटू I2 और बीच का डिस्टेंस कितना है यहां पर D, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। इसी का रूट, क्योंकि F√2 था F√2 कर दो, तो ये नेट फोर्स क्या रहा पर यूनिट लेंथ, वो वैल्यू रही F√2, यानी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू हो गई I² अपॉन D, और ये रहा इंटू √2। अगर आप √2 से रैशनलाइज कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 कट जाएगा और √2 नीचे आ जाएगा, तो म्यू नॉट I² √2 पाई D आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बढ़िया तरीके से एकदम समझ गए होंगे आप। और ये आंसर किससे मैच कर रहा है, म्यू नॉट I² √2 नीचे, यानी ऑप्शन नंबर C से मैच कर रहा है। तो ये रहा आपका C आंसर इज करेक्ट। देखिए सरल है, बस आपको क्वेश्चन लगाने का मेथड अच्छा हो और अच्छी प्रैक्टिस हो, फटाफट निकलता है, इसको नोट कर लिया जाए। तो बच्चों करते हैं 2016 का सवाल। ये देखिए 2016 का क्वेश्चन है। यहां पे लिखा है ए स्क्वायर लूप ABCD कैरिंग ए करंट I, इसमें करंट देखिए I जा रही है, आपको दिखाई पड़ रही होगी, इज प्लेस नियर एंड को प्लेनर विथ ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर XY। ये कंडक्टर XY है, को इसी प्लेन में, इसी बोर्ड में समझ लीजिए है। कैरिंग ए करंट I, इसमें करंट I फ्लो हो रही है ना। नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी, इस लूप पर नेट फोर्स कितना होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ये करंट कैरिंग कंडक्टर के प्लेन में अगर दो ये वायर्स रखे हैं BC और AD, तो इन पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग के ये नलीफाई हो जाएंगे। यानी BC और AC आन पर एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगेगा, कुछ फोर्स नहीं लगना। हमें फोर्स केवल BA और CD के खिलाफ या उस पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, है ना। इस पर और इस पे इक्वल अपोजिट फोर्स लग के खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे कि BA पर कितना फोर्स लग रहा है और CD पर। तो मैं आपको याद दिला दूं फिर से एक बार कि जो करंट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं, उसी का फॉर्मेट लगा दूंगा, आसान पड़ेगा। ये रेडियस अगर दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाली जाए अगर, या टोटल फोर्स निकाला जाए, तो उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू लेंथ ले दो, जिस लेंथ पे निकाल रहे हो। वरना फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखोगे तो F/L, ये नेट फोर्स ऑन द लूप है, इसलिए L से मल्टीप्लाई मार देंगे यहां पर। तो ये फॉर्मूला लगता है। अब इसमें देखिए, ये पहली सिचुएशन में ये दोनों के दोनों जो वायर हैं सेम डायरेक्शन में करंट है, तो ये अट्रैक्ट करते हैं, यहां पे अट्रैक्शन होगा, तो ये फोर्स जो इस पे लगेगा वो FAB इस डायरेक्शन में लगेगा। इस वायर में और इस वायर में एंटी पैरेलल करंट से, ये करंट ऊपर, ये करंट नीचे, तो इस पर रिपल्शन का फोर्स लगेगा FCD।
दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। क्योंकि ये पास में है तो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये बड़ा होगा, ये कम होगा। अभी निकाल के देख लेते हैं बाकी। ठीक, तो मैंने यहां पर कैलकुलेशन की कि एफ ए बी कितना होगा, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2, इसमें आई है, इसमें छोटा आई है, तो ये आई रहा, ये छोटा भीम और बीच का डिस्टेंस रहा ये रहा डिस्टेंस ना, दिस इज L/2, तो ये रहा साहब L/2 और इसकी लंबाई थी L, तो इंटू L। मेरे ख्याल से आप बातों को सुंदर तरीके से पकड़ पाए होंगे। अब आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इस 2 से 2 मर गया, इस L से L मर गया, ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई, और कुछ बचा नीचे जहां तक बचा पाई, म्यू नॉट आई अपॉन पाई एफ ए बी। इसी तरह हम निकालेंगे यहां पर एफ सी डी, कलर बदल लेते हैं जिससे बातों को समझने में ज्यादा अच्छा रहे। एफ सी डी, फिर लिखा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, दोनों में करंट तो वही थी, हाँ बीच की डिस्टेंस बदल चुकी है, ये L/2 है, ये L है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, L प्लस L/2 यानी 3L/2। L में आधा जोड़ दीजिए, 3/2 आ जाएगा। तो यहां पे वैल्यू लिखी है आपने 3L/2, और लेंथ कितनी है वायर की, दिस इज अगेन लेंथ L, बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन। 2 से 2 काट दिया, इस L से L काट दिया, और यहां पे वैल्यू कितनी आ गई बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई। मेरे ख्याल से आप इस बात को पकड़ पाए हैं। अब एफ नेट निकालोगे, क्योंकि भाई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हैं, तो एफ नेट कितना रहा, ये फोर्स बड़ा है, देखिए नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, छोटा हो गया, ये बड़ा है, तो म्यू नॉट आई पाई माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे तो दिख गया है मुझे, लेकिन फिर भी ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन फिर भी म्यू नॉट आपको बताने के लिए ये मैंने पाई ले लिया कॉमन, 1 में से 1/3 घटाओ, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/3, तो ये हो गया 2/3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई। देखिए सी आ रहा है कि नहीं, आई 3 पाई, ये आ गया, तो आंसर इज सी। देखिए इस तरह आप करेंगे तो सारी चीज आप कहेंगे ही नहीं कि समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ समझ में आ रहा है। एक एक स्टेप तोड़ के मैं बता रहा हूं, जिससे असुविधा आपको ना हो, नोट कर लिया जाए इसको। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन, ये रहा 2016 का क्वेश्चन, ये भी काफी आसान है। देखिए लिखा है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज ए स्टेडी करंट आई, the current in uniformly distributed over its cross section, the ratio of the magnetic field B and B dash at radial distance A/2 and 2A respectively from the axis of the wire। ये कहानी फिर वैसी है। देखिए ये जो ऐसे सवाल बड़े पूछे जा रहे हैं आपसे, इसकी रेडियस इन्होंने A बोल दी थी, एक कह रहा है कि A/2 डिस्टेंस पे बता दो भैया इसकी मैग्नेटिक फील्ड, और एक बता दो 2A पर। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड आप इसका रेशियो ले लो, तो ये इसके हम नंबर 1 कह देते हैं, इसको नंबर 2। ये B1 जो है ये इनसाइड का केस है। अब इनसाइड में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में वैल्यू फीड कर देंगे, तो ये रहा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, करंट आई है, रेडियस है ए, और ये रेडियस कह रहा हूं, ये डिस्टेंस कितनी है A/2, और रेडियस है A²। तो ये वैल्यू देखिए कितनी हो गई, A से A काट दीजिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 नीचे आ गया, I अपॉन A। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखिए, अब दूसरी बात करेंगे आउटसाइड की, ये नंबर 2 वाली बात, तो मैं B2 लिख रहा हूं, आउटसाइड की बात कर रहा हूं। तो आउटसाइड में क्या फॉर्मूला लगता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। तो म्यू नॉट रहा, 2 पाई रहा, आई रहा, और आर की जगह ये डिस्टेंस है 2A, तो ये रहा यहां पे 2A, तो वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई A, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, तो पहली और दूसरी सेम चीज है,
यानी अगर आप b1 अपॉन b2 आप निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और यही आपका देखिए यहां पर आंसर आ गया है और ऑप्शन है इसका ए। मैं दूसरा कलर लेता हूं जिससे इस पे चल सके। इस तरह से इसको मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल क्लैरिटी है, इस पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तैयारी अच्छी होनी चाहिए इस टॉपिक पर। तो बच्चों लगाते हैं 2016 का क्वेश्चन, और ये भी देखिए कितने आराम से लगने वाला है। अच्छा सवाल है। ए लॉन्ग वायर कैरिंग स्टडी करंट इज बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न। किसी लॉन्ग वायर को आपने बेंड कर दिया है एक चक्कर वाले लूप में, ऐसे। अब इसका जो पेरीमीटर होता है या सर्कमफ्रेंस, जो भी नाम बोलते हो, इसकी लेंथ अगर एल है तो एल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक, ये सेंटर है इसका। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा इसके सेंटर पर? जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 2r। मैं इस r की जगह l बाई 2 पाई रख दूंगा। r की वैल्यू क्या हो गई? l अपॉन 2 पाई। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 और r की जगह l अपॉन 2 पाई इधर। मेरे ख्याल से आप देख पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 से 2 काट दीजिए तो b की वैल्यू कितनी मिल गई? म्यू नॉट आई पाई अपॉन l। ये पहले केस की कहानी है, केस 1। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये बोल रहे हैं, इट इज देन बेंट इनटू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स। अब इसके बाद क्या हुआ है कि एक सर्कुलर कॉइल लिया जिसके n टर्न्स हैं, ऐसे ऐसे यहां पर n टर्न्स हैं। इसी को कई n टर्न्स में घुमा मारा है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑफ n टर्न्स। इसके बी, इस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमको बताना। देखिए एल तो यहां पर वही रही, लेकिन 2 पाई आर रेडियस ले रहे हैं, चाहे तो हम इसको R1 कह देते हैं, इनटू n टाइम्स। भाई ये जो लेंथ थी वो तो वायर की सेम ही रहेगी। ये केस नंबर 2 है, लेकिन आपने n चक्कर मरवाए हैं। एक चक्कर का पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, तो n चक्कर का 2 पाई आर इंटू n। तो 2 पाई R1 इंटू n बराबर l हो गया। तो R1 निकाल लो यहां से, तो ये वैल्यू हो गई l अपॉन 2 पाई n। अब यहां पर इसका मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं B एट O। इन दोनों में फर्क कर देते हैं, तो इसको B लिख दिया है, तो इसको B डैश कह देते हैं। चलो, तो ये n टर्न्स हैं, तो ये n हो जाएगा और फिर हो जाएगी वैल्यू म्यू नॉट। करंट की वैल्यू जो थी यहां पर, मतलब I सेम करंट थी, 2 इंटू इसकी रेडियस R1। आगे लिखते हैं n लिखा। अब यहां लिखा म्यू नॉट I अपॉन 2 और इस R1 की जगह डाल दिया L अपॉन 2 पाई n। चला गया देखिए ऊपर, इस 2 से 2 हमने काट दिया है ना। और ये वैल्यू देखिए यहां पर क्या बनी? ये बनी n इंटू n हो गया n स्क्वायर और म्यू नॉट I पाई अपॉन L। और म्यू नॉट I अपॉन पाई, I पाई अपॉन L क्या है? दिस इज B। तो दिस इज n। यहां पे कुछ आ गया एक्स्ट्रा, ये हटाना था। अब भी नहीं हटे भाई साहब, अब हटे हैं। तो ये वैल्यू हो गई b के बराबर। देखिए यहां पर, तो ये हो गया n स्क्वायर b। तो ये रिलेशनशिप क्या बनी? b डैश बराबर n स्क्वायर b। और यही यहां पर पूछी थी, यही आपका देखिए यहां पर आंसर आ गया है। और रिलेशनशिप जो बनी है वो बनी b इज द राइट आंसर। इस तरह से इसको कर पाएंगे। तो ये सारे ऐसे ही सवाल आएंगे, कोई भीषण नहीं, और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये होने लगेंगे आपसे। आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, और ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये है 2015 का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर ये बोला गया है, ए वायर कैरिंग करंट I। ये I देखिए इस तरह से शेप है इसका, हैज द शेप एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। लीनियर पार्ट्स ऑफ द वायर आर वेरी लॉन्ग एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये जो ये देखिए x, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेड कलर ले लेते हैं तो शायद आपको और अच्छा दिखे। ये x एक्सिस यहाँ बना है, ये y एक्सिस यहाँ है और z एक्सिस यहाँ है। ध्यान से देखिएगा, तो लिखा है कि x एक्सिस ऐसे करके पोर्शन ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस r है,
इज लाइंग वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन में, ये वाई जेड प्लेन है, इसमें लाई कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एट ओ कितना होगा ये बताना है। यहां पर ये एक्सेस, ये देखिए आईजे के फॉर्म में आंसर है। तो यहां पर हमेशा मैंने बोला है, हमेशा याद दिलाया है कि वेक्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर वेक्टर नहीं आएगा ये सारे सवाल हवा हो जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। खैर एनीवे, मैं करने की कोशिश बताता हूं बड़े सिंपल तरीके से। तो यहां पर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। देखिए इसको 1 बोल देता हूं पार्ट नंबर, ये गोला सेमी सर्किल पार्ट 2 हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन फिर से पार्ट 3 हो गया। अब यहां पर अगर आप देखिए ध्यान से, तो जो B1 पार्ट है और जो B3 पार्ट है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है साहब। कैसे देखे दिखाते हैं आपको। देखिए ये जो B1 है, ये वायर ऐसे जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड देखिए किधर आएगा, ऐसे रख के ऐसे करोगे ना, ऐसे ऊपर की तरफ, ये देखिए, तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये आप देख पा रहे हो, ये इस प्लेन में है बेटा। तो ये राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड लिया तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये तो ये -K की तरफ हो गया। ये जो है ना, ये ऐसे है वायर, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ऐसे आप अंगूठा लगाओगे ऐसे, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इस 3 नंबर से भी बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ही तरफ होगा। और नीचे की तरफ क्या है, Z का उल्टा, यानी -K डायरेक्शन में। तो इसका डायरेक्शन कितना हो गया, -K कैप, ये डायरेक्शन के लिए लगा दिया। और ये जो स्ट्रेट वायर होती है इनफाइनाइटली लॉन्ग, इसके कॉर्नर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो वैल्यू फॉर्मूला होता है μ0I/4πr, 4πr, क्योंकि ये यहां पे डिस्टेंस कितनी है, दिस इज रेडियस r। उम्मीद है डायरेक्शन पकड़ पा रहे होगे। अब ये जो सेमी सर्किल है, देखिए सेमी सर्किल में जिस डायरेक्शन में करंट होती है उस डायरेक्शन में राइट हैंड मोड़ते हैं। तो आपने ऐसे राइट हैंड मोड़ा तो अंगूठा किधर जा रहा है, ये देखिए अंगूठा किधर जा रहा है, देख पा रहे हो। तो ये जा रहा है इस x की अपोजिट डायरेक्शन में, -x की तरफ। तो जो B2 नंबर है सेमी सर्किल, सेमी सर्कुलर पार्ट, उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो x में होता +I कैप, तो -I कैप। ये देखिए डायरेक्शन हो गया -I कैप। और जो सर्कुलर लूप होता है उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर पर, सेमी सर्कुलर लूप से μ0I/4r। अब कुछ नहीं, ये तो वेक्टर फॉर्म में सिंपली जोड़ दीजिए। तो B नेट की वैल्यू अगर आप जोड़ेंगे तो दिस इज B1 प्लस B2 वेक्टोरली प्लस B3, ये तीनों को जोड़ देना होगा। तो ये तो एक ही डायरेक्शन का B1 B2, तो डबल कर दीजिए चाहे तो आप। चलिए मैं लिख देता हूं, -μ0I/4πr, और B2 की वैल्यू हो गई ये -μ0I/4r I के फॉर्म में। ये किस फॉर्म में था, K के फॉर्म में। और फिर से ये वैल्यू आ गई K वाली, तो -μ0I/4πr इंटू K कैप। ये यहां पर सिचुएशन है। अब यहां पर क्या करेंगे आप, ये दोनों वैल्यू जाएगी जुड़, ये डबल हो जाएगी वैल्यू K के फॉर्म में। तो अगर मैं कॉमन ले लूं यहां से, -μ0I/4πr, ये कॉमन ले लूं, तो यहां वैल्यू क्या बचेगी, देखिए पाई कॉमन लिया तो यहां प्लस का आ जाएगा πI कैप, और इन दोनों में ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1K। तो ये आ जाएगा कितना यहाँ पे, +2K। ध्यान से देखिएगा, नहीं गलत कर देंगे। ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसको 2 लिख सकते थे आप, मैंने तोड़ के लिखा जैसे आप समझ पाए। तो जब आप कॉमन ले लोगे तो इसकी जगह बचेगा, माइनस कॉमन ले चुके हो तो इन दोनों की जगह मिलेगा 2K, और इसकी जगह प्लस में मिलेगा πK। तो दिस इज द आंसर, और ये आंसर आप देखें तो ऑप्शन नंबर A है। तो यहां पे अगेन आपको जो वेक्टर की नॉलेज है और डायरेक्शन की नॉलेज दोनों जोड़कर इसका इस्तेमाल हुआ, इसको नोट कर लीजिए शांति से और ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो बच्चों करते हैं 2015 का सवाल। ये रहा 2015 का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर लगाएंगे। ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 0.12 मीटर एंड विड्थ है 0.1 मीटर, हैविंग 50 टर्न्स
of wire is suspended vertically in a uniform magnetic field of strength this one, the coil carries a current of 2 ampere. आगे लिखा if the plane of the coil is inclined at an angle of 30 degree with the direction of the magnetic field. कुछ कहानी ऐसे है, ऐसे मान लीजिए आपने इसको लटकाया है, ऐसे ये कॉइल लटकी हुई है, कई टर्न्स हैं इसके अंदर, जो भी टर्न्स हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको कलर बदल देते हैं, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है आपको समझाने के लिए, तो ये जो प्लेन है इसका, इसको पीछे से निकाल दो, ये प्लेन जो है इसका वो एंगल बना रहा है कितना बेटा, 30 डिग्री। तो एरिया वेक्टर कितना बनाएगा इसका, एक कैप लिख दो या एस कैप, जो भी नाम आप देते हो, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये आप जानते ही हैं। तो एरिया वेक्टर इस कॉइल का एंगल बनाएगा 60 डिग्री। आप जानते हैं आगे क्या बोला है, द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द कॉइल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये घूमना चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमको टॉर्क कितना बैलेंस करना पड़ेगा, एन आई ए बी साइन थीटा। जो टॉर्क लग रहा है उसी की विपरीत दिशा में टॉर्क लगाना पड़ेगा हमको। अब चालू हो जाते हैं वैल्यू रखना। एन कितने थे, नंबर ऑफ टर्न्स 50 टर्न्स हैं। देखिए करंट की वैल्यू कितनी है इसमें, 2 एम्पियर ये दे रखी है। एरिया की बात करेंगे तो 0 लेंथ इंटू ब्रेथ 0.12 इंटू 0.1। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.2 वेबर, और साइन 30 कितना होगा, साइन थीटा में 60 डिग्री लोगे। एरिया से ये डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर से डायरेक्शन लेते हैं। अगर आपने 30 ले लिया तो ये सवाल गलत हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। आगे 50 दूनी 100 लिख लीजिए, यहाँ पॉइंट और बढ़ जाएगा तो 0.012 हो जाएगा, ये 0.2 है, और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूं, 2 से काटोगे तो 0.1 आ जाएगा, और एक डेसिमल हटाओगे तो एक 0 कटा, एक 0 उसमें खप जाएगा, तो 0.12 इंटू √3 आ जाएगा, यानी 0.12 इंटू 1.732 जो वैल्यू √3 की होती है, तो ये करीब करीब वैल्यू आ जाएगी 0.20 न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर हो गया, और ये ऑप्शन बना आपका डी। इस तरह से ये सवाल आपका बन जाएगा, और आप इसको ध्यान से कर सकते हैं। कुछ वैल्यूज √3 की, √2 की ऐसे याद होनी चाहिए। 1/√2 1/√3 की भी रट मारो, जैसे भड़ भड़ निकालते रहो, रुको नहीं, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। तो करते हैं बेटा 2015 का सवाल। ये देखिए 2015 का, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ी वर्किंग करके भी मैं दिखा दूंगा। यहां आपको लिखा है, प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल बोथ इंटर्स ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मूविंग एट राइट एंगल्स टू द फील्ड बी if the radius of the circular orbits for both the particle is equal, यानी रेडियस दोनों की इक्वल है, गोल गोल चक्कर लगाएंगे, इक्वल है, एंड द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय प्रोटॉन इज 1 MeV प्रोटॉन के द्वारा। तो एनर्जी एक्वायर्ड बाय अल्फा पार्टिकल कितना होगा ये आपको बताना है, अभी बताएंगे। देखिए जब गोल मैग्नेटिक फील्ड में जब पार्टिकल गोल गोल चक्कर लगाता है तो उसको जो सेंटीपीटल फोर्स ऑफर होता है वो मिलता है QVB से, क्योंकि 90 डिग्री पर एंट्री मारी है इसने। तो ये V से V काट दोगे तो R की वैल्यू क्या आती है, mV/QB। मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ, फॉर्मूला याद कर लीजिए डायरेक्ट, मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद करके रखिए, K = Q² B² R² 2m। ये डायरेक्ट लगा सकते हैं अगर आपको याद है। ये आया कैसे ये बता रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया m² V² Q² B²। ऊपर वाले को लिख लेते हैं mV² Q² B²। ये mV² हम जानते हैं कि ½ mV² बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के, तो mV² हो जाएगा 2K के। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी R² बराबर m × 2K Q² B²।
यहां से आप k निकालोगे जब, तो वैल्यू देखिए क्या निकल आएगी, आर, ये वही वैल्यू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लें, आपको कंफ्यूजन ना हो, ये ना सोचे फॉर्मूला कहाँ से आ गया, इसलिए मैंने आपको कंफर्ट देने के लिए मेहनत कर दी है। ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी में देखिए, जो सीधे नहीं लिखेंगे, पहले मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन लिख देता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन आप डालेंगे तो प्रोटॉन का चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड सेम ही था, और रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। इसी तरह अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो क्यू अल्फा बी स्क्वायर आर अल्फा, और ये रहा 2m अल्फा। ये दोनों वैल्यू हो गई, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, के अल्फा अपॉन के प्रोटॉन, के अल्फा अपॉन के प्रोटॉन। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, बी हो जाएगा कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी क्यू अल्फा अपॉन क्यू पी का होल स्क्वायर। फिर आप देखिए ये आर अल्फा की बात करिए तो ये हो जाएगा आर अल्फा अपॉन आर पी का होल स्क्वायर। मास की बात करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। इस तरीके से ये बात आपकी बन जाएगी रेशियो लेने के बाद। अब आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन से जो रेशियो होता है वो होता है 2, तो ये आ गया 2 का। ये आपको पता ही होगा, मैं कहाँ लिख दूं, पता होना ही चाहिए। कलर को बदलते हुए लिखना चाहता हूं कि क्यू अल्फा की जो वैल्यू होती है डबल द क्यू प्रोटॉन होती है। मास अल्फा जो होता है 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन के होता है, और रेडियस तो यहां पर बोली है इक्वल है, तो आर यहां गिवन क्वेश्चन में आर अल्फा और आर प्रोटॉन दोनों बराबर हैं। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया बेटा जी, और ये वैल्यू हो गई 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया क्योंकि दोनों की रेडियस सेम थी, क्वेश्चन में गिवन है। और mp अपॉन m अल्फा, तो mp कितना है अपॉन m, ये 4 होगा यहां, तो ये 1 अपॉन 4 हो गया है। तो ये 4 इंटू 1 अपॉन 4 यानी वैल्यू 1 आ गई। अब के अल्फा बराबर के पी आ गया यहां पर, क्योंकि ये 1 था, दोनों की एमईवी सेम हो गई। ये आपका आंसर हो गया। इस यानी एक एमईवी प्रोटॉन की थी, एक अल्फा की आ गई, तो ये आंसर आपका बी यहां सही हो गया। ये देखिए, इसको आराम से आप कर सकते हैं, बस ठंडे दिमाग से बातों को समझ समझ के करेंगे। एक सवाल 10 सवाल के बराबर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, रटने की कोशिश ज्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि आपकी टेंडेंसी याद करने की बहुत होती है, और आप पावरफुल हैं, आप याद करने में शक्तिशाली, तो आप चाहते हैं मैं इसको रट भी लूं, लेकिन ये करने जाएंगे तो गच्चा हो जाएगा। थोड़ा याद भी करिए और थोड़ा समझिए भी, है ना, इसको नोट कर लिया जाए। तो बच्चों करते हैं 2014 का सवाल। ये है 2014 का क्वेश्चन। देखिए यहां लिखा है, इन एन एमीटर ऑफ 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब इसका मैं फोटो बनाऊं तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। फोटो यहां बना देते हैं। ये देखिए गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर बदलने के लिए एक शंट लगाते हैं आप पैरेलल में, ऐसे आप वायर निकालते हैं। जो करंट आई आ रही है उसका 0.2% ही गैल्वेनोमीटर में जा रहा है। इसमें आई का 0.2% कितना होता है, 0.2 अपॉन 100, तो ये वैल्यू हो गई 2 अपॉन 1000 आई, यानी आई अपॉन 500। इतनी करंट जा रही है इसके अंदर 2%, बाकी सारी इसमें जा रही है, तो बाकी एक में से घटा दो भाई। ये टोटल करंट जितनी ये 0.2 थी, तो 99.8% करंट इधर से जा रही है, तो इस आई में से ये घटा दो तो ये आ जाएगी। ये आई में से घटाओगे तो 499 बचेगी। समझते तो होगे ना इतना। ये 500 घटाया तो ये कितना बच गया, 499 आई अपॉन 500। ये करंट किससे जाएगी, इससे जाएगी जो बची हुई है। मैं कलर बदल लेना चाहता हूं। इससे करंट चली गई 499 अपॉन 500 आई इस शंट में, और फिर मिलके वापस आई चलेगी। हम इतना समझ पाए।
इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी, इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, पूरे एमीटर का हमको रेजिस्टेंस बताना है, तो बताने का प्रयास किया जाएगा। ये देखो, ये ए बी जो पॉइंट हैं, ये आर्म और ये आर्म दोनों पैरेलल है, तो इनका क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। तो वोल्टेज सेम, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल में। ये आप जानते हैं, मैं छोटी छोटी बात इसलिए ले रहा हूं कि कहीं तकलीफ आपको ना हो। तो गैल्वेनोमीटर करंट इनटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस V इक्वल टू IR, फिर शंट की करंट और शंट का रेजिस्टेंस S, आइए बराबर हो गया यहां पर। अब यहां पर मैं IG की वैल्यू कितनी है, I/500, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस IS कितनी है, 499/500 I, एंड शंट, इस I से ये I आपने काट दिया, इस 500 से 500 काट दिया, तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस, जो शंट का रेजिस्टेंस निकला, वो निकला G/499। अब यहां पर जो पूरा एमीटर का रेजिस्टेंस है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो जब पैरेलल में होंगे तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या हो जाएगा, S इंटू जी, S प्लस जी, यही तो होता है पैरेलल में लगे हो दो रेजिस्टेंस, 1/R इसको 1/R1 प्लस 1/R2 आता यही है। तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर S और G, तो G के फॉर्म में ही S रख देते हैं, तो ये जहाँ G/499 इंटू जी, और यहाँ S की जगह रहा G/499 प्लस जी। मेरे ख्याल से बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो ये हो गया G²/499 और नीचे हो गया 500 G/499। तो ये 499 कैंसिल, एक G से स्क्वायर कैंसिल, तो ये वैल्यू हो गई G/500। ये आपका आंसर आ गया। और ये ध्यान से देखें आप, तो यहां ऑप्शन नंबर सी निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी निकल के आ गया, सी इज द करेक्ट चॉइस। इस तरह से करेंगे, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, नोट कर लिया जाए इसको। तो बच्चों करते हैं 2014 का सवाल। इन सवालों में भी सोचना पड़ता है कि डायरेक्शन किधर है। देखिए बोल रहा है, टू आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स AOB एंड COD आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। एक दूसरे के राइट एंगल ऐसे लगाए गए हैं। इसको लिख दीजिए AOB और इसको लिख दीजिए COD। O इज देयर कॉमन पॉइंट, ये O इन दोनों का कॉमन पॉइंट है। फॉर द टू द वायर्स कैरी I1 एंड I2 करंट, इसमें I1 करंट है और इसमें बेटा I2 करंट है रेस्पेक्टिवली। पॉइंट P इज लाइंग एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम O, ये P पॉइंट है D डिस्टेंस पर O पॉइंट से, along a direction perpendicular to the plane containing the wires, जो इस प्लेन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बी। देखिए इस तरह का मामला है, मैं आपको कैसे समझाऊं, ऐसे समझाऊं, रुको, जिससे आप बातों को समझ पाएं। ये देखिए यहाँ पर क्या, ये दो वायर है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, ये दो वायर है, ये समझिएगा। ये थोड़ा डंडी नहीं मिली मुझे, छड़ी, ऐसे समझिए, ठीक। तो यहां पर ये जो पॉइंट है P, इससे इसके प्लेन से परपेंडिकुलर यहां पर है। अब आप देखिए, इस जो करंट है, इससे अगर मैग्नेटिक फील्ड लेने जाएंगे तो कैसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में, ऐसे। अगर करंट ऐसे जा रही है तो ये देखो, और इसमें अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे बनेगा, यानी दोनों का मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। दिख पा रहा है आपको? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ P पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा होगा, B1 कह दीजिए, और एक जा रहा होगा B2 इधर कह दीजिए। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सोच लीजिए इसको ऐसे, जैसे आप समझ पाए, यही खेल है इसमें। ये मान लीजिए करंट ऐसे जा रही है इस वायर में, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे निकालोगे, ऐसे ना, ये करंट की डायरेक्शन में, ऐसे इधर गया मैग्नेटिक फील्ड। इसमें करंट मान लीजिए ऐसे जा रही है, या मेरी तरफ जा रही है, समझिए काला वाला पॉइंट मेरी तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई इधर। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। उम्मीद है बात समझे होंगे, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो ये सवाल
गलत हो जाएगा आपका। तो आप ये समझ पाए, आप कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, जोड़ मारो। तो जो बी नेट होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड में B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का रूट, क्योंकि ये पाइथागोरस यहां लगा दी जाती, तो B1 B2 की वैल्यू डाल दो, कुछ करना थोड़े है आपको। तो म्यू नॉट सेंटर में है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन डी, I1 अपॉन डी का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन डी का होल स्क्वायर। ये रहा आपका अंडर रूट में कार्यक्रम। अब यह म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और डी तो कॉमन ही है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी आ गया बाहर, और वैल्यू हो गई I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, और इसके हिसाब से आंसर हो गया आपका डी। आप जानते ही रूट का मतलब होता है पावर आधी लगना, ये तो आप निश्चित तौर पे जान ही रहे होंगे, अगर नहीं जान रहे तो तुरंत जान लीजिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो बच्चों करते हैं 2013 का सवाल। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, और यहां पर बोला गया है कि सर्कुलर कॉइल ABCD, ये देखिए ABCD कैरिंग ए करंट I इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस सेगमेंट AB इज F, इस सेगमेंट पर AB पर F फोर्स लग रहा है, द फोर्स ऑन द रिमेनिंग सेगमेंट BCDA पर कितना फोर्स लगेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी जीरो। मैं लिख देता हूं, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट लूप in uniform magnetic field is always zero। इसका क्या मतलब है कि अगर हम दो सेगमेंट ले लें AB और दूसरा सेगमेंट ले लें BCDA, तो इन दोनों का नेट इक्वेशन हमारी जीरो होनी चाहिए। इससे हमें क्या रिजल्ट मिला कि BCDA की जो वैल्यू है वो माइनस FAB के बराबर है, मतलब माइनस F के बराबर है। यही आपका आंसर आ गया, एंड ऑप्शन इज A। इस तरह से सवाल हो जाता है, इसको भी शांति से आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2013 का सवाल। ये रहा 2013 का क्वेश्चन, और ये एक करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड, करंट लूप है मैग्नेटिक फील्ड में, कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस, बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट्स द अनस्टेबल। ये कह रहे हैं इक्विलिब्रियम दो जगह बनेगा, दोनों जगह अनस्टेबल है। आपको मालूम है कि कोई भी जो करंट लूप जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो दो इक्विलिब्रियम बनते हैं, एक स्टेबल एक अनस्टेबल। आपको इतना बिल्कुल ध्यान होगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है। ये थीटा किसके बीच का एंगल है, m वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो स्टेबल होता है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है, और थीटा आप जान रहे हैं m एंड b के बीच का एंगल है। तो कोई भी आप बात समझे, चाहे वो मैग्नेटिक बार मैग्नेट हो, चाहे ये करंट लूप हो, वो दोनों एक ही टाइप का बिहेव करते हैं। तो हमेशा जब इसका जो डायपोल मोमेंट या इसका m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में होगा तो स्टेबल होगा इक्विलिब्रियम, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो अनस्टेबल। दो इक्विलिब्रियम स्टेबल अनस्टेबल मिलेंगे। तो ये कैन बी एन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस, वन इज स्टेबल एंड अदर इज अनस्टेबल। ये आंसर नंबर बी इसका सही है। बाकी कोई कहानी स्टेबल अनस्टेबल की नहीं आएगी, तो नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का सवाल। ये देखिए 2013, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए सर्टेन करंट एंड प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड दिस वन। एक लंबा सा वायर है, करंट कैरिंग वायर है, और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो लिखा हुआ है
मैग्नेटिक फील्ड दिस वन है एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है सिचुएटेड है 5 सेंटीमीटर दूरी, यहां कोई इलेक्ट्रॉन है, मूव्स विद ए वेलोसिटी 10⁻⁷ टूवर्ड्स द वायर। ये जो इलेक्ट्रॉन साहब हैं ये 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा भाई, देखते हैं along perpendicular to it, ऐसे ये मूव कर रहे हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी, फोर्स कितना लगेगा? तो देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यहां से राइट हैंड निकाला, अंगूठा जा रहा है इसमें अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा। और ये जा ऐसे प्लेन में रहा, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बेटा? थीटा 90 डिग्री। अब सीधे आप लगा दीजिए F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, बस वैल्यू लगाते चले जाइए। चार्ज हो गया 1.6 10⁻⁻⁹, वेलोसिटी है 10⁻⁷, मैग्नेटिक फील्ड है 2 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये साइन 90 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1। आप जानते ही हैं। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, 1.6 इंटू 2 हो जाएगा 3.2, 19 में 7 गए, बचे 12, और 4 जोड़ो तो बचे 16, 10⁻⁻16 न्यूटन। ये आंसर आ गया है, और ये है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये आपका बी ऑप्शन सही है। बिल्कुल सरल सा सवाल, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको मैं याद दिला दूं कि नीट फिजिक्स के लिए जो बेस्ट रिसोर्स होता है वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 11-12 की, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्लास 11-12 के, और 10 साल के पीवाईक्यूज होते हैं। ये तीनों चीजें अगर आप लगा चुके हैं तो गुड न्यूज है। नहीं लगाया और इसमें आपको सपोर्ट या हेल्प चाहिए तो उसके लिए मैंने आपके लिए बना दिया है नीट संपूर्ण का कोर्स। इसके अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स क्लास 11-12 के, एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरी 11-12 की क्लास की फिजिक्स की आपको मैंने वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके दिया, एकदम सरल भाषा में, जैसे पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकें। और 10 साल के नीट के पीवाईक्यूज का भी वीडियो उसके अंदर मिलेगा। तो ये आपके लिए समझ लीजिए सॉलिड कंटेंट है नीट फिजिक्स के लिए। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण लेना चाहते हैं वो फोकस करें कि इसके अंदर टोटल क्वेश्चन है 1254, और साथ में नीट के पीवाईक्यूज है 634 बेटा। बाकी बचे हुए 620 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है। आप जानते ही कि कई बार तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज के सवाल घुमाकर डिजिट्स बदल के डिट्टो आ जाते हैं, तो इसको जरूर लगा लीजिए। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण लेना चाहते हैं वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा, उसको ले लीजिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सुपर इजी फिजिक्स के लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, बाय।